मंजर आम पे नजर आती है। लवाहिकीन से जो है वो ताज़ियत की जा रही है, उनकी दिलजोई की जा रही है, उनको सहारा दिया जा रहा है, हौसला दिया जा रहा है। हुकूमत नजर आती है, कंसर्न अथॉरिटीज और मुतल्लिका इदारे नजर आते हैं जो कि वाक़े पे अफसोस का और तशवीश का इजहार कर रहे होते हैं और एक्शन लेने की बात कर रहे होते हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि ऐसे वाक़यात के बाद क्या वाक़ई हुकूमत, जो कि अवाम के जिस्म, जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदार है, इन वाक़यात को संजीदगी से लेते हुए जो कवानीन नाफ़िज़ करवाए जाने चाहिए, उन पे अमल दरामद करवाती है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक शहर में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पे पाबंदी होगी। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला जो है वो सुनाया हुआ है और आपको उस पे अमल दरामद करने के लिए हुक्म दिया हुआ है, तो उस फैसले के मुताबिक अमल क्यों नहीं हो रहा? हैवी ट्रैफिक हमें दिन के औकात में क्यों शहरों में नज़र आती है तक, तो जो औकात कार्ड नाफ़िज़ किए गए हैं कानून के मुताबिक, उस पे अमल क्यों नहीं हो रहा? और अगर हैवी ट्रैफिक को दिन के औकात में रास्ता दिया जाता है या शहर में दाखिले की इजाज़त दी जाती है, तो उसके लिए मुतबादिल रास्ता क्यों नहीं बनाया जाता? क्या पाकिस्तानी अवाम की खून की कोई कीमत या अहमियत है या नहीं? फैसला आपने करना है। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप सबसे जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रही हूँ, एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन हम शायद अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को इतना ज़्यादा देखते हैं और ये इतनी मामूल की चीज़ बन गई है कि हम सब इसके आदी होते जा रहे हैं। अच्छा, इस वक्त रात के 10 बजे इस्लामाबाद में I8 मरकज़ के पास कचनार पार्क है, मैं वहाँ से गुज़री तो मैंने देखा कि एक ख़ातून जो है वो उस पार्क की बाउंड्री पे बिल्कुल सड़क पे बैठी हुई हैं और सिर्फ वो अकेली मौजूद नहीं है और उनके साथ 2 बच्चे भी मौजूद हैं। आप ये क्लिप देखें जो मैं इसके साथ अटैच कर रही हूँ। अच्छा, ये ख़ातून जो बच्चों को लेके यहाँ मौजूद हैं, सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे I8 में जो है वो एदी फैमिली शेल्टर होम मौजूद है। अगर उनका कोई वाली वारिस नहीं है, वो बेघर हैं, तो वो वहाँ जाके शेल्टर आसानी से ले सकती हैं। और अगर खाने की बात है तो कई जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, वो इस चीज़ पे काम करती हैं। सैलानी वेलफेयर, एदी वेलफेयर जो है वो लोगों को खाना जो है वो प्रोवाइड करते हैं, दस्तरखान लगाए जाते हैं। अगर आप किसी होटल के बाहर जाके किसी को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें खाना दिला दें, रोटी दिला दें, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इंसान आपको मना करता होगा। अच्छा, मसला ये है कि जब आप बच्चों को लेके इस तरह निकलते हैं, एक तो शायद वजह ये होती होगी कि वो इनको ट्रेन करना चाह रहे हैं कि भीख कैसे मांगी जाती है, ताकि आगे चल के वो बच्चे भीख मांग के अपना शायद गुजारा करें ज़िंदगी में। तो इस प्रैक्टिस को हमें इंतहाई सख्त तरीके से जो है वो देखना चाहिए और हुकूमत को भी इस पे इक़दामात करने चाहिए। बच्चों की मासूमियत का जो ये सरेआम कत्ल कर रहे हैं, उनकी खुददारी जो नहीं उनमें डेवलप होने दे रहे। इंसानियत का एक बुनियादी पहलू होता है कि एक इंसान में सेल्फ़ रिस्पेक्ट और ख़ुददारी जो है वो होती है, जो बचपन से डेवलप होती है। तो ऐसे बच्चों में जो है वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट या ख़ुददारी डेवलप नहीं होने देते। आज ये मांग के खा रहे हैं, कल ये छीन के खाएंगे, तो माशरे में ये अपना मस्बत किरदार कभी भी अदा नहीं कर सकते। ऐसे बच्चे आगे चल के क्रिमिनल बनते हैं और माशरे में बुराइयां फैलाने का सबब बनते हैं। मैं बहैसियत माशरे के एक ज़िम्मेदार शहरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये करूँगी कि अपना सदका, खैरात, ज़कात मुस्तहिक लोगों तक पहुँचाएँ और मुस्तनद ज़राए से पहुँचाएँ। और इस तरह से तरस खा के, रहम खा के भीख देने से आप माशरे में एक बुराई को जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, उसका इजाफ़ा कर रहे हैं। अगर इन लोगों को हम तरस खा के या रहम खा के भीख नहीं देंगे, तो ये शायद हमें सड़कों पे नज़र ही नहीं आएंगे। तो इनडायरेक्टली आप इन बच्चों की मदद ऐसे कर सकते हैं कि इनको इग्नोर करें और कतई ऐसे लोगों को सदका, ज़कात, भीख, पैसा ना दीजिए।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे इस पॉइंट से एग्री करेंगे और कोशिश करेंगे कि माशरे में ये जो बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है इसको हम मिल के ख़त्म कर सकें। सुनने का बहुत शुक्रिया। Why aren't Palestinians the ones speaking for our cause? I remember the silence of the woman brought into the hospital injured, staring blankly and unable to speak. She had given birth 1 week earlier. She couldn't find her 7-day-old baby. Both her baby and her toddler were trapped under the rubble. There are no words that can adequately convey the pain and depravity of this aggression. There are no words. Why are we not there and able to speak? The Palestinian people, the people in Gaza. I want the whole world to know that I'm a human being. At the end, I am not pen on paper. I'm not anonymous. I'm a human being created by God. سلام على قاهرين العدا سلام على غزة الصامدين سلام عليكم फ़लस्तीन से मुस्तकिल मदद की पुकार सुनने के बावजूद मुस्लिम उम्मा अपना किरदार सही तौर से अदा नहीं कर सकी। इसके साथ साथ बैनुल अक़वामी ममालिक जो हैं वो भी एक मुस्बत और ठोस किरदार अदा करने में नाकाम रहे हैं। बमबारी के बाद हम देखते हैं कि बच्चों के खिलौने जगह-जगह बिखरे हैं, उनकी लाशें बिखरी पड़ी हैं जिसके टुकड़े उनके माँ-बाप ढूँढ रहे हैं और उसको गठरियों में और कपड़ों में समेट रहे हैं। सच तो ये है कि वो दुनिया जो एक कुत्ते की मौत पे आसमान सर पे उठा लेती है, वो फ़लस्तीन के ज़िंदा इंसानों के चीथड़े उड़ने पे खामोश है। मुस्लिम उम्मत के तौर पे ये हमारे हाथ में था कि दुनिया हमें याद रखे और हमारी तारीख याद रखे कि हम एक मुट्ठी की तरह यकजान हैं, लेकिन बहुत अफ़सोस के साथ कि हम एक उम्मत नहीं बन सके। गज़ा इस वक़्त इंसानी ज़मीर का कब्रिस्तान नज़र आता है। तारीख हमें कैसे याद रखेगी? कुछ लोग कातिल होंगे और कुछ खामोश तमाशाई, लेकिन हम सब इंसानियत के मुजरिम हैं। बाल गिरने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं जिनमें से चंद ये लिखी हुई हैं। कोई भी दवाई खाने से पहले डॉक्टर से लाज़मी कंसल्ट करें। इस वक़्त जो हम हेयर मास्क मँगना रहे हैं उसमें सिर्फ़ 4 चीज़ों की ज़रूरत है। एक साफ़ प्याली ले लें और उसमें सबसे पहला इंग्रीडिएंट हमें अंडा चाहिए होगा 1 अदद। अंडा तोड़ के और इस प्याली में डाल के और इसको अच्छी तरह बीट करें। ये जो मास्क हम बना रहे हैं ये मुकम्मल हर्बल मास्क है, इसमें किसी किस्म के केमिकल शामिल नहीं हैं, तो आपके बालों को जो है वो नुकसान नहीं पहुँचेगा, इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा। उसके बाद ये जो दूसरा इंग्रीडिएंट है ये सईद गनी का हेयर ग्रोथ पाउडर है। ये पाउडर आसानी से अवेलेबल है मार्केट में और बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, इकोनॉमिकल है। इसमें से 1 टेबलस्पून आप इस अंडे में शामिल करें और इसको अच्छी तरह बीट करके एक यकजान मिक्सचर बना लें। इसको मिक्स करने के बाद अब जो हम तीसरा इंग्रीडिएंट डालने वाले हैं वो है मेयोनीज़। घर-घर में मौजूद होता है, आसानी से अवेलेबल है। 1 टेबलस्पून मेयोनीज़, अंडे और हेयर ग्रोथ पाउडर के मिक्सचर में डाल लें और ये आर्गन ऑयल है मेरे पास, मैं हाफ़ टी स्पून यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास आर्गन ऑयल ना हो तो आप इसकी जगह नारियल का तेल यानी कि कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करें सारी चीज़ों को
अच्छी तरह बीट करने के बाद ये जो मिक्सचर आपके पास आएगा, इस मिक्सचर को अपने सर पे किसी भी ब्रश की मदद से चाहें तो, नहीं तो हाथों की मदद से अच्छी तरह मसाज करके जड़ों में और बालों में इसको लग उसके 2 घंटे बाद अपने बालों को किसी अच्छे हर्बल शैम्पू से धो लें।